नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा 3 अगस्त 2022 को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। इसमें मैंने स्टाफ नर्स नर्सिंग के सवाल यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ रीजनिंग और करंट अफेयर जीके के सवाल जो आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो ये सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। और दोस्तों देख सकते हैं, ये पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप सभी लोग एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स 3 अगस्त के एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार देख लेना, एक बार इनको वॉच कर लेना। आप सभी को ये सभी पार्ट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लें, काफ़ी हेल्प आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहला जो पोर्शन रहेगा हमारा नर्सिंग का पार्ट, तो सबसे पहले नर्सिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने इंक्लूड किया, पूछ लिया गया, अ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ कॉन्स्टिपेशन इस। तो दोस्तों, कोई पेशेंट है, अगर इसको कब्ज़ है, तो नर्स इसमें क्या हस्तक्षेप करेगी, क्या इसमें आप पे एडवाइस देगी। तो दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए नर्स जो है बोलेगी, एनकरेज सीरियल और होल ग्रेन इन द डाइट। इसका मतलब है आहार में अनाज या फिर साबुत अनाज लेने के लिए यह प्रोत्साहित करेगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद पूछ लिया गया है, अंडर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम द डेली कैलोरीज रिसीव्ड बाय द मदर। तो दोस्तों, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर जो है डेली कैलोरीज कितनी यहाँ पे जो है मदर को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों 500 इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया, बेड स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस। तो दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बेड की स्ट्रेंथ कितनी रहती है। तो दोस्तों, ये निर्धारित है और 30 इसका यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी लोग इसको भी याद रखें। एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया, द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ कैन्यूला द नर्स चूज टू एडमिनिस्ट्रेट ब्लड प्रोडक्ट्स फॉर एट्रोमेटिक पेशेंट। तो दोस्तों, एट्रोमेटिक पेशेंट के लिए कैनुला का साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट साइज़ पूछा गया है और नर्स द्वारा ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो 14F जो है इसका राइट आंसर रहेगा और ये एप्रोप्रिएट साइज़ है कैनुला का, और ये नर्स द्वारा एट्रोमेटिक पेशेंट को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, इंट्रा पेरिटोनियल कीमोथेरेपी विल बी डिलीवर्ड। तो इंट्रा पेरिटोनियल जो कीमोथेरेपी है ये डिलीवर की जाती है, देखिए, इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में ये डिलीवर कर दी जाती है ये थेरेपी। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, परमानेंट आर्टिकल या आइटम इन एन यूनिट इज कॉल्ड। तो दोस्तों, किसी इकाई में परमानेंट आर्टिकल या फिर कोई आइटम है तो इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इक्विपमेंट इसको यहाँ पे बोला जाता है। इक्विपमेंट इस टर्म को आप लोग याद रखें। इसके बाद, अ मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस और फ्लूइड्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों, लिक्विड सब्सटेंसेस जो होते हैं या फिर फ्लूइड्स होते हैं, तो उसको स्टेरिलाइजेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन की ये प्रोसेस रहती है, तो फिल्ट्रेशन इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया, विच पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है, नर्सिंग प्रक्रिया के किस भाग में ग्राहक की वास्तविक या संभावित समस्या का विवरण शामिल है। तो दोस्तों देखिए, इसको क्या बोला जाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का राइट आंसर आएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं नर्सिंग निदान। बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है,
व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्पेसिमेन दैट हैज़ टू बी सेंड टू लेबोरेटरी इमीडिएटली। तो दोस्तों कौन सा जो सैंपल है इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेज देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है स्टूल सैंपल। तो स्टूल सैंपल इसका राइट आंसर ये उत्तर रहेगा, आप सभी लोग उसको याद रखें। एक और अगला सवाल है, पूछ लिया गया, इन अ रूरल सेटिंग वन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केटर्स इट्स सर्विसेज टू अ पॉपुलेशन ऑफ। तो सिंपल सा आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, रूरल जो एरियाज़ में कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो ये कितनी पॉपुलेशन की सर्विस दे सकता है। तो दोस्तों देखिए 80,000 टू 1,20,000, तो 80,000 से 1,20,000 की जो जनसंख्या है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है इसको कवर कर सकता है, और ये रूरल एरिया में यहाँ पे ये निर्धारित है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, पूछ लिया गया, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल क्या है? इंट्रा सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मीन्स कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे बनाए रखना, साथ ही साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो सामाजिक सहभाग। तो कुछ इस तरीके के जो है प्रिंसिपल हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट इस। तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए एंटीडोट क्या इस्तेमाल है? तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। दोस्तों इसका आंसर ये रहेगा, आप सभी लोग इसको याद रखें। एक और अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द लिगामेंट विच डिवाइड्स द लिवर इनटू टू प्रिंसिपल लोब्स। तो आप लोगों को लिगामेंट का नाम बताना है जो कि डिवाइड करता है लिवर को दो अलग अलग प्रिंसिपल लोब्स में। तो दोस्तों उस लिगामेंट का नाम क्या है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी इस। तो बीसीजी का आपको यहाँ पे मार्क बताना है, ये कहाँ दिया जाता है? तो देखिए लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन। तो अलग अलग तरीके के सवाल इसमें आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार फुल फॉर्म आप लोगों से बीसीजी का पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका साइट मार्ग यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। तो लेफ्ट डेल्टॉइड रीजन इसका एडमिनिस्ट्रेशन साइट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, देखिए, सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट कैन बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। तो किसके मैनेजमेंट में सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों देखिए हाइपरकैलेमिया जो डिसीज़ है इसके मैनेजमेंट में सोडियम पॉलीस्ट्रीन सल्फोनेट ये इस्तेमाल होता है। तो आप लोग जो है इसको याद रखें। कुछ और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया है, ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल्स एनक्लोज्ड इन द जिलेटिन कंटेनर्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों जिलेटिन कंटेनर्स में जो ड्रग्स होती हैं, और वो जो ड्रग्स हैं किस फॉर्म में होती हैं? पाउडर के फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। तो इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स इनको यहाँ पे बोला जाता है, आप लोग उसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जाम्पल या फिर उदाहरण क्या रहेगा? तो दोस्तों देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हाउ मैनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन इज़ रिकमेंडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2009। तो दोस्तों 2009 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हैंड हाइजीन मीन्स हाथों की जो सफाई है इसमें दोस्तों कितने मूवमेंट्स रिकमेंड किए गए, मीन्स हाथों को साफ़ सुथरा रखा जाए, इसके लिए कितने मूवमेंट्स यहाँ पे बनाए गए WHO द्वारा 2009 में। तो दोस्तों 5 इसका आंसर रहेगा, आप लोग उसको याद रखें। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रैक्सटन। तो ब्रैक्सटन के आप लोगों को फीचर्स विशेषता आप लोगों को बतानी है। तो ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन की आप लोगों को बतानी है। तो देखिए इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी विशेषताएं ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन की। अब दोस्तों बढ़ जाते कुछ और अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रिजल्ट इन। तो दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि इनसफिशिएंट मीन्स अपर्याप्त मात्रा में ब्लड का वॉल्यूम जो है सर्कुलेट हो, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे?
हाइपोवॉलेमिक शॉक, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, हाइपोवॉलेमिक शॉक ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है, द वाइट ऑफ द आई इज कॉल्ड, तो दोस्तों आंखों में जो सफ़ेद पार्ट रहता है इसको क्या बोला जाता है, तो स्क्लेरा इसको यहाँ पे बोलते हैं, आप सभी लोग इसको याद रखें। और इसके बाद एक और सवाल है, कोविड-19 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश आउटब्रेक, तो आप लोगों को बताना है कोविड-19 जो कि एक बीमारी है तो इसको किसके उदाहरण में रखा गया, तो दोस्तों पेंडेमिक, तो मीन्स महामारी, सर्वव्यापी महामारी में कोविड-19 को रखा गया। तो ये कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। नर्सिंग के 80 सवाल आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी के रीजनिंग और जीके वाला जो पार्ट है वो आपका 20 नंबर का रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं, जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा जनरल नॉलेज का। तो जीके के कौन कौन से सवाल आप लोगों से कवर किए जाते हैं, तो ये जानकारी भी इसमें आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसी में यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के सवाल यहाँ पे मैंने डिस्कस किए। कौन कौन से सवाल हैं आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, पूछ लिया गया, द भुवनेश्वरी टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर, तो भुवनेश्वरी जो टेम्पल है, भुवनेश्वरी जो मंदिर है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों आपको बताना है। ये देखिए गोदावरी नदी के किनारे है और गोदावरी नदी के किनारे जो है भुवनेश्वरी टेम्पल जो है लोकेटेड है, स्थित है। इसके बाद अगला सवाल है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन, तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है इन्होंने NRHM को लॉन्च किया, तो इसकी डेट क्या थी, दोस्तों देखिए 12 अप्रैल 2005, तो इस डेट को आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है, अटल टनल सिचुएटेड एट, तो दोस्तों अटल टनल काफ़ी चर्चित यहाँ पे टॉपिक रहा, न्यूज़ में भी और करंट अफेयर में भी ये सवाल बार बार पूछा गया। तो अटल टनल जो है कहाँ पे है, तो दोस्तों ये रोहतांग में है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसके बाद संत तुकाराम टेम्पल सिचुएटेड एट, दोस्तों अभी हाल ही में संत तुकाराम टेम्पल काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और संत तुकाराम जो टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है, ये पुणे महाराष्ट्र में है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद कुछ यहाँ पे देखिए डेट है, नेशनल साइंस डे, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसके बाद पूछ लिया गया, ऑपरेशन गंगा रिलेटेड टू, दोस्तों ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन, तो दोस्तों जब कभी ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बताना है कि इंडियंस जितने भी यूक्रेन में थे तो उनको एवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा भी काफ़ी समय, अभी कुछ ही मंथ पहले जो है न्यूज़ में चर्चित ये टॉपिक था। रशिया यूक्रेन के बीच जब वॉर यहाँ पे छिड़ गई थी तो यूक्रेन में दोस्तों काफ़ी इंडियंस जो है वहाँ पे रह रहे थे, तो उन सभी को वापस लाने के लिए तो ये भारत सरकार द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, और उनको वापस वहाँ से भारत बुला लिया गया, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव, तो दोस्तों पोलियो का जो टीकाकरण की जो डेट थी, मीन्स राष्ट्रीय पोलियो जो टीकाकरण जो दिवस मनाया गया, ड्राइव यहाँ पे थी जो 26 फरवरी, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, 26 फरवरी नेशनल पोलियो ड्राइव से संबंधित है। इसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, तो दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में सेटअप किया जाएगा, तो इसको आप लोगों को जो है याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, इंडियन रेलवेज़ फर्स्ट सोलार पावर प्लांट, तो दोस्तों इंडियन रेलवेज़ का पहला सोलार पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये बीना मध्य प्रदेश में है, तो ये आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, आप लोगों को बताना है, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है ये किसके द्वारा खोज किया गया, किसके द्वारा ये दिया गया, तो दोस्तों देखिए कार्ल लैंडस्टेनर इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और आप लोगों को ये साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को याद रखना है। ब्लड ग्रुप की जो खोज है, ब्लड ग्रुप का सिस्टम की जो खोज है
कार्ल लैंडस्टेनर, इनके द्वारा ये हुई। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को बताना है कौन कौन सी फील्ड्स में, कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो धन्वंतरी अवार्ड है सबसे पहले, ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में बेहतरीन जो परफॉर्मेंस जो रहती हैं तो उसमें धन्वंतरी अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद ग्रैमी अवार्ड, तो ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो संगीत के क्षेत्र में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे उनको ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए सीवी रमन जो अवार्ड है ये फिज़िक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। मदर टेरेसा जो अवार्ड है ये पीस, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है। इसके बाद अमर्त्य सेन, तो इकोनॉमिक स्टडीज़, तो इस क्षेत्र में इस फील्ड में अमर्त्य सेन अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी, तो ये भी देखिए पीस प्राइज़ है और ये भी शांति में, शांति के क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाता है, शांति के लिए पीस को ये डिनोट करता है। इसके बाद पुलिट्ज़र प्राइज़, तो पुलिट्ज़र जो प्राइज़ है जर्नलिज्म और लिटरेचर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ नदियाँ मैंने यहाँ पे कवर की हैं जो यहाँ पे सवाल पूछ ले जाते हैं। जैसे कि देखिए हीराकुंड जो बांध है, तो ये जो बांध है कौन से जगह पर है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। और ये कौन सी नदी में है? तो ये महानदी यहाँ पे रिवर में ये स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है हीराकुंड डैम, उड़ीसा, महानदी रिवर। इसके बाद तेहरी बांध, तो तेहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और ये कौन सी नदी पे है? भागीरथी रिवर पे ये स्थित है। इसके बाद दोस्तों कुछ नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे कवर किए जो कि यहाँ पे चर्चित रहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, आप लोग उसको याद रखें। इसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल जो पार्क है असम में ये स्थित है। और आप लोगों से पूछे डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ भी दोस्तों असम में है। और ओरैंग जो है नेशनल पार्क ये भी असम में, नामेरी और मनस जो नेशनल पार्क है ये भी असम में स्थित है। तो ये असम के ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद दोस्तों देखिए कान्हा नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश का ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए जो यहाँ पे फेमस हैं। जैसे कि देखिए आरबीआई गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास, तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो सड़क एवं परिवहन जो मंत्री हैं तो दोस्तों कौन है? नितिन गडकरी। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ों का याद रखना है और कुछ इसी तरीके के बेसिक से सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सवाल जीके और करंट अफेयर्स के। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, अगला जो पार्ट हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के आसान से सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछ ले जाते हैं। पहला सवाल बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। एक तरीके का आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को दे दिया गया। इस तरीके के सवाल काफ़ी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट्स में, और इस तरीके का एक सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है इन जगहों में क्या यहाँ पे कौन सा लेटर फिल किया जाएगा। तो किस तरीके से आप लोग जो है इनको फिल करेंगे, तो दोस्तों इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखिए क्या लिखा है, BOF, फिर इसके बाद आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद लिखा है CB, उसके बाद आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद आपको दिया गया FC, उसके बाद आपको एक बार फिर से फिलअप दिया गया, फिर उसके बाद आपको दिया गया OFC, उसके बाद फिलअप है, उसके बाद BO आप लोगों को दिया गया, उसके बाद फिलअप है, उसके बाद आपको CC आप लोगों को दिया गया। तो ये पूरा सवाल है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए देखने में कितना ये टफ लग रहा है लेकिन कितना इजी सा इसमें लॉजिक लगेगा, बड़े आराम से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को
इसको काउंट कर लेना है, ये टोटल आप लोगों को कितने दिए हैं। तो हम इसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों ये कुल मिला के आप लोगों को 20 लेटर दिए गए हैं और 20 लेटर्स को दोस्तों आप लोगों को 5-5 के पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। तो 5 के दोस्तों 4 पार्ट बनेंगे और करीब करीब ये पूरे 20 लेटर इसमें कवर हो जाएंगे। तो कैसे हम लोग इसको जो है 5 पार्ट में 5 के 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए पहला हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको भी हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, फिर हमने यहाँ पे इसको एक बार फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब आप सभी लोगों को एक तरीके से यहाँ पे देखिए एक लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है BO और यहाँ पे भी लिखा है BO। तो BO के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, F लिखा है। तो इस वाले BO के बाद भी दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, F। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे, पूरी लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया, BOFCC। और यहाँ पे भी देखिए BOF और यहाँ पे लास्ट में दिया है C, तो BOFCC। तो यहाँ पे भी देखिए BOFCC हो गया, यहाँ पे भी BOFCC हो गया। तो बिल्कुल देखिए जो यहाँ पे जो सीरीज़ है यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। तो देखिए BOFCC, तो ये भी देखिए BOFCC हो गया और यहाँ पे भी BOFCC। तो देखिए सभी जगह पे यहाँ पे BOFCC ये सीरीज़ यहाँ पे बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही थी। तो बड़े आराम से आप लोगों को आंसर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको C मिला। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए क्या मिला, O मिला। इसके बाद हमें यहाँ पे दोस्तों B मिल गया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे C मिल गया और इसके बाद हमें यहाँ पे मिल गया F। तो यहाँ पे देखिए क्या है, COBCF। तो दोस्तों कौन सा है COBCF का, तो देखिए लास्ट जो ऑप्शन है COBCF, तो यही इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितना आसान था यहाँ पे आंसर को निकालना, बस सीरीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। हमने इसको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया और फिर हमने इसमें यहाँ पे लॉजिक लगाया, इजीली तरीके से आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो कुछ इसी तरीके से इस तरीके के सवाल यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए एक आप लोगों को यहाँ पे नंबर सीरीज़ दी गई, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगला नंबर क्या आएगा और इसमें दोस्तों क्या लॉजिक लगेगा और इस लॉजिक की वजह से क्या इसमें नंबर आएगा वो आप लोगों को बताना होगा। तो दोस्तों देखिए 5 से 21 हो रहा है, 21 से 69 हो रहा है, 69 से 213 हो रहा है और 213 से 645 यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि आगे जो है काफ़ी यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं और वैल्यू जब बढ़ती हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है। तो आप लोगों को इसी से यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि देखिए 5 से 21 यहाँ पे कैसे हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 × 3 + 6, तो 5 3 जा 15 और 15 + 6 जो है ये 21 होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए 21 से ये 69 कैसे हो गया, तो देखिए 21 × 3 + 6। तो जब आप सभी लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 69 आपको ये मिलेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए 69 से 213 कैसे होगा, तो देखिए 69 × 3 + 6। तो दोस्तों अगला जो यहाँ पे नंबर आएगा 21 यहाँ पे 3 आएगा। फिर दोस्तों 213 से 645 कैसे होगा, तो 213 से इंटू हम लोग करेंगे 3 और प्लस यहाँ पे कर देंगे 6। तो अगला जो आंसर आएगा 645 यहाँ पे आएगा। तो आगे वाले का हमें कैसे निकालना है, तो देखिए 645 × 3 + 6। तो दोस्तों फर्दर जब आप लोग इस पूरी वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो 1941 जो है आप लोगों को फर्दर आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर यहाँ पे ये रहने वाला है। इसमें दोस्तों क्या लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था कि जो वैल्यूज़ थी 3 + 6 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 यहाँ पे हो रही थी। तो ये लॉजिक यहाँ पे सभी वैल्यूज़ में फॉलो हो रहा था और उसी से लास्ट वाली वैल्यू का हमने यहाँ पे पता लगाया। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 + 6, तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया और बड़े आराम से हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। अब दोस्तों बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों देखिए, एक आप लोगों को यहाँ पे सीरीज़ दी गई है EFHKO, और आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क मीन्स 2 वैल्यू मीन्स 2 आपको लेटर्स बताने हैं। ये 2 लेटर्स यहाँ पे क्या आएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये निकालना है। देखिए लिखा हुआ है EF, फिर यहाँ पे लिखा है H, फिर यहाँ पे लिखा है K, फिर यहाँ पे लिखा है O, और हमें यहाँ पे 2 अलग अलग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो कैसे हम लोग इसको दोस्तों फाइंड करेंगे, आप लोग भी कोशिश करें। जैसे कि देखिए पहला और जो दूसरा यहाँ पे जो है E से F, तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सीधा E से F आ गया, ABCDEF। इसके बाद दोस्तों देखिए F से H आने के लिए क्या होता है, ABCDEFGH, तो G यहाँ पे छूट रहा है और फिर आ रहा है H। फिर दोस्तों देखिए H से K पे कैसे आ रहा है, ये ABCDEFGH, फिर आएगा यहाँ पे I, फिर आएगा J, फिर यहाँ पे हमारा K आ गया। इसके बाद दोस्तों देखिए K से O यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए ABCDEFGHIJK, K के बाद आता है यहाँ पे L, फिर आएगा हमारा M, यहाँ पे हो रहा है N, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा O। तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे दोस्तों कितने डिफरेंस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 हो रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, O के बाद यहाँ पे आने के लिए P आएगा, फिर आएगा Q, फिर आएगा R, फिर आएगा S, और S के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा T। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन से ही मालूम चल जाएगा T वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए पहले नंबर का ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर यही इसका यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। भले ही आप लोग लास्ट वाले का निकाले यहाँ पे ना निकाले, हमें ऑप्शन से ही मालूम चल गया कि राइट आंसर इस सवाल का क्या होगा। चलिए हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं आखिरी वाले को। देखिए T यहाँ पे हो गया था, T से हमें इस तरफ आना है, तो कैसे होगा, UVWXY, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा Z। तो देखिए 1 हो रहा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस था, फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस हुआ। तो इस तरीके से सीरीज़ हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और ऑप्शन है TZ इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही दिमाग इसमें आप लोगों को यहाँ पे लगाना था। A to Z आप लोगों को यहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेट्स पूरे यहाँ पे आना चाहिए, और आप लोग इसको याद कर लें यदि आप लोगों को ये नहीं आता। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन ये आप लोगों को एनालॉजी दी गई है, आप लोगों को रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा। तो इसी में मैं आपको बता देता हूँ बिना इसको मैं सॉल्व किए अलग से। तो दोस्तों देखिए R से हो रहा है यहाँ पे S, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, E से F, तो E से F हो रहा है, तो H का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABCDEFGHI, तो आगे का लेटर जो है आ रहा है, तो हमें इससे यहाँ पे मालूम चल गया। देख सकते हैं A से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर B हो रहा है, तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, I से हमारा यहाँ पे हो जाएगा J, तो देखिए UIJ, तो UIJ वाला कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए यहीं पे हमें आंसर पूरा मिल गया, UIJ वाला ये वाला ऑप्शन आ रहा है। और N के बाद क्या आता है, O आता है, और K के बाद क्या आता है, K के बाद आता है L, तो UIJOL, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प ये रहेगा। और आगे के टर्म ही यहाँ पे आ रहे थे जो यहाँ पे लिखा है, तो इसमें भी हम लोग ने भाई लॉजिक लगाया, आगे के टर्म्स यहाँ पे आते गए और हमारा ऑप्शन का आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। तो कुछ इसी तरीके के लॉजिक्स आप लोग जो है फाइंड करें। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखा हुआ है आई का संबंध मायोपिया से है, तो टीथ का संबंध किससे रहेगा। तो देखिए आई जो है, आई का डिफेक्ट होता है, एक तरीके का विकार है मायोपिया, तो टीथ का यहाँ पे कोई ना कोई डिफेक्ट आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए पायरिया दिया गया, कैटरेक्ट दिया गया, ट्रैकोमा दिया, एक्जीमिया आप लोगों को दिया गया। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है, बहुत ही आसान सा इसका उत्तर है। तो देखिए टीथ का कौन सा डिफेक्ट रहता है, पायरिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है, और टीथ जो है पायरिया से संबंधित है, जैसे कि आँख जो है मायोपिया से संबंधित है। तो आप सभी लोग बड़े आराम से इसका आंसर यहाँ पे निकाल चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे सवाल हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। पूछ लिया गया माइक्रोफोन जो है लाउड है, तो माइक्रोस्कोप इसका रिलेशन क्या रहेगा।
तो देखिए आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं इलोंगेट, इसके बाद इन्वेस्टिगेट, मैग्नीफाई, एग्जामिन। तो आप लोग बता दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में माइक्रोस्कोप का रिलेशन इन चारों में से क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए माइक्रोस्कोप में लाउड म्यूज़िक होता है और हम लोग इसमें क्या प्राप्त करते हैं, लाउड म्यूज़िक हमें यहाँ पे मिलता है। तो माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम बड़े उसमें साइज़ में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करते हैं और माइक्रोस्कोप में आप लोगों को मालूम भी होगा एक अंदर मैग्नीफाई लेंस भी लगा रहता है। तो आप लोग इसी से समझ चुके होंगे, आपको आइडिया मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है और माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई से संबंधित यहाँ पे रहेगा। एक और अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसमें पूछ लिया गया मेल्ट का संबंध लिक्विड से है तो फ्रीज का संबंध किससे रहेगा। तो दोस्तों देखिए आपको मैं इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। देखिए मेल्ट होके क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो दोस्तों जब फ्रीज़ होता है तो फ्रीज़ होके क्या बनता है, तो दोस्तों फ्रीज़ होके क्या बनता है आप लोगों को बताना है, आइस, कंडेंस, सॉलिड, फोर्स। तो दोस्तों देखिए फ्रीज़ होके क्या होगा, सॉलिड हो जाता है। जैसे कि देखिए पानी जो है जब फ्रीज़ हो जाता है तो एक ठोस हो जाता है, सॉलिड ये बॉडी बन जाती है और सॉलिड जो है आप लोगों को इसका आंसर था फ्रीज़ का संबंध सॉलिड से यहाँ पे ये रहेगा। तो बड़ा ही आसान था। इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है, आप लोगों को बताना है फाइंड आउट। तो ये चार ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए गए, आपको बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन इन चारों में से कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन क्या है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, थर्मोडायनेमिक्स। तो जल्दी से बता दें सबसे अलग क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर रहेगा। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस जो है ये सारे जो है मैथमेटिक्स के पार्ट हैं और थर्मोडायनेमिक्स जो है मैथमेटिक्स से संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो यही सबसे अलग ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। एक और दोस्तों इसी की तरह अगला सवाल है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग यहाँ पे रहेगा, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, वेल। जल्दी से बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वेल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वेल जो है मैमल है और बाकी के जो हैं फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल ये मैमल्स की फैमिली में नहीं आते। तो वेल जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला, यही सबसे ऑड यहाँ पे रहेगा। तो बड़ा ही आसान था, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए इसमें एक और आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग यहाँ पे क्या रहेगा। 55 - 44, 121 डिवाइडेड बाय 11, 11 + 1 और 11 × 1। तो जल्दी से बता दें कौन से सबसे अलग ऑप्शन है, ये आपको सॉल्व करना होगा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 55 में से यहाँ पे 44 गए तो इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 121 को डिवाइड करेंगे 11 से तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी 11 आएगा। 11 + 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 12 आएगा। और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका आंसर क्या आएगा, ये भी 11 आएगा। तो आपको बताना है कि सबसे अलग इनमें से कौन सा था। तो दोस्तों सबसे अलग आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसका आंसर 12 आ रहा है, बाकी के सारे जो ऑप्शन थे इनका आंसर 11 यहाँ पे आ रहा था। तो यही यहाँ पे देखिए सबसे ऑड था और हमने इसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। दिल्ली का कोड इस तरीके से लिखा है, कलकत्ता का कोड इस तरीके से लिखा गया, तो कैलीकट का कोड आप लोगों को बताना होगा किस तरीके से इसकी नंबरिंग होगी। तो देखिए CALICUT, तो हमें इसी का कोड बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है सी का। तो देखिए सी किस में आ रहा है, तो देखिए सी इसमें आ रहा है और सी को किस तरीके से डिनोट किया गया, 8 से। तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें ए का बताना है, तो ए किस में आ रहा है, तो देखिए ए इसी में आ रहा है और ए आखिरी में आ रहा है, तो ए का यहाँ पे क्या है, 2। तो हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद दोस्तों हमें देखिए एल का बताना है, तो देखिए एल किस में आ रहा है, तो देखिए एल इसमें नोट यहाँ पे किया गया। तो देखिए 8 to 5 करके कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो देखिए 8 to 5 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा।
8 to 5 इसमें भी नहीं हो रहा है, 8 to 5 इसमें भी नहीं हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे निकल के आ चुका है 8 to 5, तो हमें इसी से ही आंसर यहाँ पे मिल गया। वैसे हम इसको यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आई का हमें कैसे निकालना है, तो आई का देखिए आई लास्ट में आ रहा है और आई इसमें भी लास्ट में आ रहा है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों देखिए सी किस में आ रहा है, तो देखिए सी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो देखिए सी को हमने यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें देखिए यू का निकालना है, तो यू का किस तरीके से निकलेगा, यू देखिए इस वाले में यू आ रहा है और यू का दोस्तों देखिए 9 यहाँ पे डिनोट इसको किया गया। और इसके बाद टी, तो हमें टी का पता करना है, तो देखिए टी यहाँ पे आ रहा है, तो टी को हमने 6 से डिनोट यहाँ पे किया। तो 8 2 5 1 8 9 6, तो यही दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प ये होगा। तो दोस्तों देखिए ये पार्ट नंबर 11 था। इससे पहले 10 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप सभी लोग MPNHM स्टाफ नर्स 3 अगस्त को एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, तो ये सभी पार्ट्स एक बार आप लोग वॉच करके ज़रूर जाना। सभी पार्ट्स आप लोग एक बार देख कर ज़रूर जाना। और इन सभी पार्ट्स की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। आप लोग इनको वॉच कर लें तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प इसमें से ही आप लोगों को मिल जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स को MP स्टाफ नर्स के प्रीवियस ईयर के यदि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ 11 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और 11 पेपर्स की PDF फाइल है। और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग कर देंगे, PDF फाइल 11 पेपर्स की आप लोगों को मिल जाएगी। और हमारा चैनल का व्हाट्सअप नंबर है 7415543659। चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। सबसे पहले आप लोग ये बताएं, सबसे पहले वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। और वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो थैंक यू का मैसेज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। शेयर बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों में जब वीडियो शेयर करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप क्लिक करें। MPNHM स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।